नमस्कार, मैं संदीप उप्रेती आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल उप्रेती क्लासेस में। हम यहां पर इंडियन रिवर सिस्टम को पढ़ रहे हैं। इंडियन रिवर सिस्टम के अंतर्गत हिमालयन रिवर सिस्टम तो हम यहां पर कंप्लीट कर चुके हैं और इसके बाद अब हमारा इसमें बच जाता है प्रायद्वीपीय नदी तंत्र या पेनिजुलर रिवर सिस्टम। तो पेनिजुलर रिवर सिस्टम को करने से पहले मैं यहाँ पर उत्तराखंड का रिवर सिस्टम आज की क्लास में कंप्लीट कराने वाला हूँ। जब उत्तराखंड का रिवर सिस्टम हमारा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद फिर मैं जो हमारा प्रायद्वीपीय रिवर सिस्टम है ना उसे कंप्लीट करवाऊँगा। तो आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं उत्तराखंड के नदी तंत्र को या उत्तराखंड के रिवर सिस्टम को। जब हम उत्तराखंड के रिवर सिस्टम की बात करते हैं तो उत्तराखंड का जो नदी तंत्र है इसे बेसिकली 3 भागों में डिवाइड किया गया है। यानी एक है हमारा यमुना नदी तंत्र यानी यमुना रिवर सिस्टम, दूसरा है गंगा नदी तंत्र यानी जिसे हम बोलते हैं गंगा रिवर सिस्टम, और तीसरा है काली नदी तंत्र यानी जिसे हम कहते हैं काली रिवर सिस्टम। तो आज की इस क्लास में हम यमुना रिवर सिस्टम को कंप्लीट करने वाले हैं। यमुना रिवर सिस्टम जो कि इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज की इस क्लास में हम इस यमुना रिवर सिस्टम के अंतर्गत यमुना नदी के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा हम यमुनोत्री धाम के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा यमुना की जो प्रमुख सहायक नदियां हैं, चाहे मैं हिरण्यबाहु नदी की बात कर लूँ, चाहे मैं कृष्णा घाट की बात कर लूँ, चाहे मैं भदरी घाट की बात कर लूँ, चाहे मैं रिखवाड़ नदी की बात कर लूँ, चाहे मैं गिरी नदी की बात कर लूँ, चाहे मैं आसन नदी की बात कर लूँ, चाहे टॉस नदी की बात कर लें, चाहे रुपिन की बात करें या सुपिन की बात करें, तो ये तमाम जो नदियां हैं हम इन सब नदियों को आज इसमें कवर करने वाले हैं। इसके अलावा इस यमुना नदी के किनारे कौन कौन से फेमस टाउन होंगे उन टाउन्स के बारे में भी हम इस वीडियो में अभी आगे पढ़ने वाले हैं। जैसे फूल चट्टी, जानकी चट्टी, हनुमान चट्टी, राणा चट्टी। तो आखिर ये चट्टी क्या होती हैं इसको भी हम समझने वाले हैं। और इसके अलावा लाखा मंडल, कालसी, खरसाली, ये सब हमारे हिस्टोरिकल टाउन्स हैं, इनको भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा हाटकोटी घाटी हम समझेंगे। रुपिन नदी और सुपिन नदी के बारे में हम पढ़ेंगे, कैसे ये मिलेंगी और बन जाती हैं टॉस। और इस सुपिन नदी घाटी में बड़ी खूबसूरत हर की दून घाटी है। इसके अलावा बड़ासू घाटी हम वहाँ पर देखेंगे, सांकरी, जखौल, ये सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं। इधर त्यूनी, हनोल जहाँ पर कि महासू देवता का मंदिर है, तो ये सब इस वीडियो में हम अभी कवर करने वाले हैं। इधर डाक पत्थर बैराज हो गया आपका, इधर से आसन बैराज हो गया, और इस डाक पत्थर बैराज से निकाली गई है शक्ति कैनाल जिसे उत्तराखंड की किलिंग कैनाल के नाम से भी जाना जाता है। अब इसे किलिंग कैनाल क्यों बोलते हैं इसको हम आगे समझेंगे। फिर इस कैनाल पर यहाँ पर ढकरानी पावर प्रोजेक्ट है, यहाँ पर कुल्हाल पावर प्रोजेक्ट है, ढालीपुर पावर प्रोजेक्ट है। इसके अलावा यहाँ पर ये पांवटा साहिब है हिमाचल प्रदेश में, जहाँ से गिरी नदी आ रही है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम अब अभी इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है, तो इसलिए बहुत ध्यान से इसको आप देखिएगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं इस यमुना नदी की। तो जो यमुना नदी है इसकी शुरुआत होती है उत्तराखंड का एक ज़िला है उत्तरकाशी, और उस उत्तरकाशी ज़िले में यहाँ पर ये आपको दिख रहा होगा, ये है बंदरपूंछ पर्वत। तो जो बंदरपूंछ पर्वत है ये ग्रेटर हिमालय की एक रेंज है, और अगर ये ग्रेटर हिमालय की एक रेंज है तो इसके ऊपर क्या पाए जाते हैं, ग्लेशियर्स पाए जाते हैं। क्योंकि हमने पढ़ा था कि ग्रेटर हिमालय में क्या पाए जाते हैं, ग्लेशियर्स या हिमनद पाए जाते हैं। तो ऐसे ही इस बंदरपूंछ पर्वत के ऊपर भी कई सारे ग्लेशियर्स हैं। तो उन ग्लेशियर्स में से जो 2 खास ग्लेशियर्स हैं जो हमने पढ़ने हैं, एक है यमुनोत्री ग्लेशियर और एक है यहाँ पर ये स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर्स। यानी बंदरपूंछ पर्वत का जो पौराणिक नाम है इसे कलिंद पर्वत के नाम से जाना जाता है, और
महाभारत का जो वन पर्व है और महाभारत का जो विराट पर्व है ना, इसमें भी इस पर्वत को कलिंद पर्वत के नाम से जाना गया है। तो यहाँ पे जो महाभारत का वन पर्व है या जो विराट पर्व है ना, जैसे महाभारत है तो महाभारत के अंदर कितने हैं, 18 चैप्टर हैं। उन 18 चैप्टरों को क्या बोला जाता है, पर्व कहा जाता है। तो उन्हीं में से एक चैप्टर यानी एक पर्व था आपका वन पर्व और दूसरा है विराट पर्व। तो इनमें इस पर्वत को नाम दिया गया है कलिंद पर्वत। तो यानी हमने क्या समझा कि यहाँ पर है एक बंदरपूंछ पर्वत, जिस बंदरपूंछ पर्वत का पौराणिक नाम है कलिंद पर्वत, और इसी कलिंद पर्वत के ऊपर या बंदरपूंछ पर्वत के ऊपर यहाँ पर है यमुनोत्री ग्लेशियर। अब इस यमुनोत्री ग्लेशियर का पानी नीचे आएगा और यहाँ पर एक जगह है जिसको बोलते हैं यमुनोत्री कांठा। तो यमुनोत्री कांठा से यमुना ओरिजिनेट हो रही है। जब यमुना वहाँ से नीचे आएगी तो कहाँ पर आ जाती है, इस यमुनोत्री धाम में। अब ये यमुनोत्री धाम जो है ये यमुना माता का निवास स्थान है, और ऐसी मान्यता है कि जो भी इस यमुनोत्री धाम जाता है और वहाँ पर यमुना के पानी में अगर नहा जाए ना तो उसके सारे पाप धुल जाते हैं। तो जो यमुना माता है ये सूर्य भगवान की पुत्री हैं, ये यमराज की बहन है, और कृष्ण भगवान की जो 8 पटरानियाँ थी ना, उन 8 पटरानियों में से एक रानी थी जिसका नाम था कालिंदी। तो इसीलिए इस यमुना का एक नाम कालिंदी भी है। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि कालिंदी नदी यमुना को ही कहा जाता है। तो इस यमुनोत्री से अब यमुना नदी आगे आ चुकी है, और वो आ चुके कहाँ पर, जानकी चट्टी में, और जानकी चट्टी के बाद ये आएगी फूल चट्टी में। तो देखो यहाँ पर जो जानकी चट्टी या फूल चट्टी, तो एक्चुअली जो चट्टी होती है ना, चट्टी का मतलब होता है रुकने का स्थान। वही ओल्डन डेज में क्या होता था, सड़कें होती नहीं थी तो लोग पैदल रास्तों से जाया करते थे 4 धाम यात्रा पर। तो तब ये 4 धाम यात्रा पर यात्रियों को रुकने के लिए जगह बनी होती थी, जहाँ पर यात्रीगण अपना खाना पीना खाते थे और रात को यहाँ पे स्टे करते थे। तो इनको चट्टी बोला जाता है। तो अब फूल चट्टी से जो यमुना नदी है वो आ चुकी है खरसाली में। अब जो खरसाली है ना, ये खरसाली यमुना माता का शीतकालीन प्रवास स्थान है। यानी क्योंकि जब विंटर में बर्फ़ गिर जाती है तो यमुनोत्री के कपाट बंद हो जाते हैं 6 महीने के लिए, तब यमुना माता की पूजा होती है इस खरसाली में। और इस खरसाली में यहाँ पर एक सोमेश्वर महादेव का मंदिर है जो शनिदेव का मंदिर है, और इसी खरसाली में यहाँ पर हिरण्यबाहु और इस यमुना नदी का संगम हो जाता है। तो हमने क्या समझा कि जो खरसाली है वो यमुना माता का शीतकालीन प्रवास स्थान है, जहाँ पर हिरण्यबाहु और यमुना नदी का संगम हो जाता है। और यहाँ पर कौन सा मंदिर है, सोमेश्वर देवालय जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, यानी वो शनिदेव का मंदिर है। अब यहाँ से ये नदी आगे आएगी और ये आ जाती है हनुमान चट्टी में। हनुमान चट्टी में यहाँ पर हनुमान गंगा का संगम हो जाता है यमुना नदी में। हनुमान चट्टी के बाद यहाँ पर राणा चट्टी आ जाती है, और राणा चट्टी के बाद अब ये यमुना नदी ना ये पहुँच जाती है कहाँ पे, बड़कोट में। बड़कोट के बाद अब ये नदी नौगांव में आ जाती है, और नौगांव में इस नदी में कमल नदी का संगम हो जाता है। तो यहाँ पर जो एक कमल नदी है ये पुरोला ब्लॉक से आती है, और पुरोला के आसपास जो घाटी है ना, वहाँ पर जो कमल नदी की घाटी है यहाँ पर लाल रंग का चावल होता है। तो ये कमल नदी की घाटी जानी जाती है लाल रंग के चावल के लिए। और जो वहाँ के जो लोकल लोग हैं ये उनके लिए एक तरह से लाइफ लाइन का काम करती है। तो इम्पॉर्टेंट है कमल नदी। तो ये मिल चुकी है नौगांव में इस यमुना नदी में। के बाद ये नदी डामटा होते हुए लाखा मंडल आ जाती है, और जो लाखा मंडल है ना यहाँ पर इस नदी में रिखवाड़ नदी का संगम हो जाता है। लाखा मंडल जो कि एक हिस्टोरिकल टाउन है यानी एक ऐतिहासिक टाउन है, इसका प्राचीन नाम मढ़, इसको प्राचीन काल में मढ़ के नाम से जाना जाता था। ये जो लाखा मंडल है ना, इसके बारे में ये कहा जाता है कि महाभारत काल में जब दुर्योधन ने पांडवों को मारने के लिए एक षड्यंत्र रचा था, और उस षड्यंत्र के तहत उसने लाक्षागृह बनाया था।
तो ये लाक्षय ग्रह इसी लाखा मंडल में बनाया गया था। आज भी इसके एविडेंस आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा जो ये लाखा मंडल है, इसके बारे में ये कहा जाता है कि जब पांडव यहाँ पर आए थे तो पांडवों ने यहाँ पर लगभग 1 लाख शिवलिंग स्थापित किए थे, और 1 लाख शिवलिंग स्थापित करने की वजह से ही इस जगह को लाखा मंडल के नाम से जाना जाता है, और इसे मूर्तियों के भंडार के नाम से भी जाना जाता है। आज भी अगर आप वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको बहुत सारे शिवलिंग देखने को मिलेंगे। इसके अलावा इस लाखा मंडल में ना एक शिव मंदिर भी है जिसको लाक्षेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है, और इस मंदिर के बारे में ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण यदुवंश की एक राजकुमारी ईश्वरा के द्वारा करवाया गया था, जो यमुना घाटी की एक राजकुमारी थी। इसी मंदिर में राजकुमारी ईश्वरा का एक अभिलेख मिला हुआ है, और उस अभिलेख में उसने अपने वंश के 12 राजाओं के नाम लिखे हुए हैं। इसके अलावा इसी मंदिर में एक और डायनेस्टी का अभिलेख है वहाँ पर, जिसको छगलेश डायनेस्टी बोलते हैं। तो छगलेश वंश के राजा ने भी यहाँ पर अपने वंश के 7 राजाओं के नाम लिखे हुए हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। लाखा मंडल के पश्चात यमुना नदी अब आगे बढ़ेगी और ये आ जाती है नैनबाग। तो नैनबाग जो कि टिहरी गढ़वाल में है, तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अगर आप लोगों से ये पूछा जाए कि भाई उत्तराखंड के अंदर जो यमुना नदी है वो कितने ज़िलों से होकर गुजरती है, तो आपका आंसर हो जाएगा 3 ज़िले। अब 3 ज़िले कौन कौन से हैं भाई? एक आपका हो गया उत्तरकाशी हो गया, दूसरा आपका टिहरी हो गया, और तीसरा आपका देहरादून हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ इस नैनबाग से ये नदी आगे आएगी और लखवाड़ होते हुए अब ये आ जाती कहाँ पर? कालसी में। लखवाड़ के बाद ये नदी अब आ जाती है कहाँ पे? कालसी नाम की जगह पर। और इस कालसी नाम की जगह पर एक दूसरी नदी आ रही जिसका नाम क्या है? टॉस। इस तरह से हमने क्या देखा कि टॉस और यमुना का संगम कालसी से थोड़ा नीचे एक जगह है हरिपुर, इस हरिपुर नाम की जगह पर हो जाता है। अब जो कालसी है ये एक ऐतिहासिक टाउन है, और प्राचीन काल में ये एक जौनसार बाबर क्षेत्र का एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र हुआ करता था। इसका प्राचीन नाम सुधनगर या इसे कलकूट के नाम से भी जाना जाता था, और लगभग 3rd सेंचुरी के आसपास यहाँ पर कुनिंद वंश का राज्य हुआ करता था। और एक टाइम ऐसा भी आया जब अशोक ने इस क्षेत्र को कैप्चर कर दिया था, और इस बात का प्रमाण वहाँ पर यानी कालसी में अशोक का एक शिलालेख है जो लगभग 257 BC में वहाँ पर स्थापित किया गया था। और ये जो अभिलेख है ये प्राकृतिक भाषा में लिखा गया है और इसमें ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। सबसे पहले इसकी खोज की थी 1860 में जॉन फॉरेस्ट के द्वारा। तो इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अशोक के जो बड़े बड़े 14 शिलालेख थे ना, उन एक शिलालेख में से उत्तराखंड के अंदर कालसी में स्थित है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसी कालसी में अगर हम देखें यहाँ पर इस कालसी में यहाँ पर एक और छोटी नदी आती है तो जिसको बोलते हैं अमलावा नदी। तो कालसी में अमलावा नदी का संगम भी हो जाता है यमुना में। तो अब इस यमुना नदी की कहानी को आगे बढ़ाने से पहले हम थोड़ा सा पहले टॉस नदी को समझते हैं। तो जो बेसिकली जो टॉस नदी है वो 2 धाराओं से मिलकर बनी होती है, यानी एक है सुपिन और एक है रुपिन। तो पहले हम सुपिन को समझते हैं। तो सुपिन जो है, सुपिन नदी जो कि स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर से निकलती है और फतेह पर्वत की तलहटी से होते हुए ये एंटर हो जाती है हर की दून में। यानी हर की दून जो कि एक बड़ी ही फेमस वैली है, यहाँ से होते हुए इधर सांकरी, जखौल और बड़ासू घाटी होते हुए सुपिन नदी आ जाती है कहाँ पर? नटवाड़ नाम की जगह पर। अब ये नटवाड़ नाम की जो जगह है यहाँ पर रुपिन नदी जो कि हिमाचल प्रदेश के डोडरा क्वार,
तो यानी ये हिमाचल प्रदेश का शिमला जिला है, वहाँ पर एक जगह है डोडरा और दूसरा है क्वार। तो यहाँ से आती है रुपिन नदी। तो इस तरह से रुपिन और सुपिन मिलेंगे उत्तरकाशी के नेटवाड में, और जहाँ से इसका नाम पड़ जाएगा तमसा या टॉस, क्योंकि नेटवाड से आगे इसको तमसा भी बोलते हैं और इसको टॉस के नाम से भी जाना जाता है। तो इम्पॉर्टेंट बन जाता है अगर एग्जाम में पूछ दिया जाए कि भाई जो टॉस नदी है उसका नाम टॉस कहाँ से पड़ता है, तो आंसर आपका हो जाएगा नेटवाड में। ठीक, अब इस नेटवाड के पास यहाँ पर पोखू देवता का मंदिर है, जिन्हें समसू देवता भी कहा जाता है, जिन्हें इस क्षेत्र के लोग, मतलब इस रवाई घाटी के लोग, जिन्हें न्याय का देवता कहते हैं। तो नेटवाड के बाद अब टॉस नदी आगे आएगी और ये एंटर हो जाती है अब देहरादून जिले में, यानी ये आ जाएगी कहाँ पे, त्यूनी में। अब जब ये त्यूनी में आएगी तो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में एक जगह है हाटकोटी, जो कि बड़ी ही खूबसूरत घाटी है। यहाँ से आती है पाबर नदी। तो पाबर नदी और इस टॉस नदी का संगम हो जाएगा त्यूनी नाम की जगह पे। अब त्यूनी से ये टॉस के नाम से आगे आएगी और ये आ जाती है हनोल। हनोल जहाँ पर महासू देवता का मंदिर है, जो कि जौनसार बाबर क्षेत्र का एक प्रमुख देवता है, और बेसिकली ये भगवान शिव को डेडिकेटेड मंदिर है। तो महासू देवता से अब ये टॉस नदी हिमाचल प्रदेश और देहरादून का बॉर्डर बनाते हुए आगे आ जाएगी कालसी तक, और लगभग ये 148 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है। तो अब इस तरह से जो टॉस नदी है और जो यमुना नदी है ये कालसी में मिल जाएंगी, और यहाँ से आगे चलेंगी तो ये आ जाती है कहाँ पर, डाक पत्थर बैराज में। तो जहाँ पर ये डाक पत्थर बैराज है ना, यहाँ से कैनाल निकाली गई है। बैराज का मतलब होता है, मतलब नदी के पानी को रोकना। नदी का पानी वहाँ पर इसलिए रोकते हैं, वहाँ से कैनाल निकाली जाती है। तो इसी तरह से यहाँ से एक कैनाल निकाली गई है इस डाक पत्थर बैराज से, जिसका नाम है शक्ति कैनाल। अब इस शक्ति कैनाल को ना किलिंग कैनाल के नाम से भी जाना जाता है। इसे किलिंग कैनाल इसलिए बोला जाता है कि अक्सर इसमें आए दिन कोई ना कोई इसमें मर रहा होता है, तो यही वजह है कि इसको किलिंग कैनाल के नाम से भी जाना जाता है। तो जब डाक पत्थर बैराज से शक्ति कैनाल आगे आएगी तो यहाँ पर इस पर एक पावर प्रोजेक्ट बनाया गया है, जिसका नाम है ढकरानी पावर प्रोजेक्ट। अब ये ढकरानी पावर प्रोजेक्ट से ये शक्ति कैनाल आगे आएगी, और इधर से जो यमुना नदी है ना, वो यमुना नदी हिमाचल प्रदेश और देहरादून का बॉर्डर बनाते हुए सीधे ये पांवटा साहिब से आगे और इधर ढालीपुर नाम की जगह पर आ जाती है। यहाँ से जो ये शक्ति कैनाल है, ये शक्ति कैनाल का जो पानी है अब यहाँ पर आसन नदी में इसको मिला दिया जाता है। आसन नदी जो कि देहरादून के आसरोड़ी से निकलती है, और यहाँ पर एक जगह है रामपुर मंडी। तो इस रामपुर मंडी में क्या होता है कि आसन नदी और शक्ति कैनाल को आपस में मिला दिया जाता है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे भी फिर एक बैराज बनाया गया है। इसका नाम रखा गया है आसन बैराज, क्योंकि इस आसन बैराज में शक्ति कैनाल में जो यमुना रिवर का पानी आ रहा है और आसन नदी का पानी को रोक दिया जाता है। ठीक, और जहाँ पर ये पानी रोका गया है, यहाँ पर एडवेंचर एक्टिविटीज़ जैसे बोटिंग होती है यहाँ पर, और साथ में ही यहाँ पर उत्तराखंड का पहला वेटलैंड, यानी इसको नम भूमि बोला जाता है, यानी आसन कंजर्वेटिव रिजर्व भी यहीं पर स्थित है, जिसे कि 2020 में रामसर साइट में शामिल किया गया था, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। अब इस आसन बैराज से आसन नदी तो ये आगे चली जाती है और ये यमुना रिवर में मिल जाएगी, और फिर इस शक्ति कैनाल को दोबारा से यहाँ से निकाला गया है। भाई एक बार तो यहाँ पर इसको आसन नदी में मिला दिया गया है, अब दोबारा से फिर इसको यहाँ आसन बैराज से निकाला जाता है, और इस शक्ति कैनाल पर अब यहाँ पर एक पावर प्रोजेक्ट है, कुल्हाल पावर प्रोजेक्ट, और आगे चलकर ढालीपुर नामक दूसरा पावर प्रोजेक्ट है, और ढालीपुर के बाद इसको यमुना में मिला दिया जाता है। यानी शक्ति कैनाल किसमें मिल जाती है, इस यमुना नदी में मिल जाती है। इधर से यमुना नदी आगे आ रही है, और हिमाचल प्रदेश के शिमला से यहाँ से एक नदी आ रही है जिसका नाम है गिरी नदी। तो इस गिरी नदी और यमुना का संगम हो जाता है पांवटा साहिब और इस आसन बैराज के बीच में। यहाँ पे इधर से आसन नदी आ गई, और ये सामने पांवटा साहिब है, जो कि सिखों का एक
प्रसिद्ध गुरुद्वारा है। तो इस तरह से अब ये यमुना नदी यहाँ ढालीपुर आ जाती है और ढालीपुर के बाद अब ये एंटर हो जाएगी सहारनपुर ज़िले में। सहारनपुर के बाद ये मुजफ्फरनगर ज़िले में जाती है, फिर हरियाणा होते हुए दिल्ली, दिल्ली के बाद ये फिर से आगरा होते हुए और फाइनली इलाहाबाद में ये गंगा नदी से मिल जाती है। तो इस तरीके से जो यमुना नदी है उसकी उत्तराखंड में कुल लंबाई कितनी है, 136 किलोमीटर है, और अगर टोटल लंबाई इसकी देखें तो 1384 किलोमीटर है। तो अब इसका ना 1384 किलोमीटर, जैसे उत्तराखंड की बुक्स में तो इसने 1384 लिखा हुआ है, लेकिन और राइटर्स की जो बुक हैं, जो ज्योग्राफी वाली किताबें होती है, वहाँ पर 1380 किलोमीटर लिखा हुआ है। तो ये आप एक बार उसको देख लेना, ठीक। और इधर से जो टॉस नदी है ये लगभग 148 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें आपने दिमाग में रखनी है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि भाई वो कौन सी उत्तराखंड की सबसे पश्चिमी नदी कौन सी है, तो सबसे पश्चिमी नदी देखो उत्तराखंड की कौन सी हो जाएगी, ये हमारी टॉस नदी हो जाएगी। और फिर कौन सी होगी आपकी, यमुना। क्योंकि आयोग क्या करता है ना, कभी कभी इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेता है, वो 4 नदियों के नाम दे देगा और आपसे कह देगा कि इनको पश्चिम से पूरब की तरफ अरेंज कीजिए या पूरब से पश्चिम की तरफ इनको अरेंज कीजिए। तो उस केस में आपको इन नदियों का ऑर्डर बिल्कुल अच्छे से दिमाग में याद होना चाहिए। तो ये थी यमुना नदी की पूरी कहानी। तो इस यमुना रिवर सिस्टम के अंतर्गत आज हमने क्या पढ़ा, एक थोड़ा सा हम ब्रीफली इसको रिकैप कर लेते हैं। जैसे भाई यमुना कहाँ से निकलती है, बंदरपूंछ पर्वत से, या किस ग्लेशियर से निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि खरसाली में किन दो नदियों का संगम होता है, तो आपका हिरण्यबाहु और यमुना का। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए भाई चट्टी क्या होती है, तो आपको पता होना चाहिए कि जहाँ पर ओल्डन डेज में लोग रुकते थे, वहाँ स्टे करते थे, वहाँ पे खाना पीना खाते थे, उन जगहों को चट्टी बोलते थे। इसके अलावा लाखा मंडल कि ओल्ड नेम, अगर आपसे पूछा है लाखा मंडल का ओल्ड नेम क्या है, तो आपको पता होना चाहिए मड, हमने ये पढ़ा। इसके अलावा लाखा मंडल में किस नदी का संगम होता है, रिखवाड़ नदी का संगम होता है। कालसी में कौन सी 2 नदियाँ मिलती हैं, टॉस और यमुना मिल जाती हैं। अशोक का जो अभिलेख है कहाँ से प्राप्त हुआ, ये कालसी से प्राप्त हुआ। जो शक्ति कैनाल है इसे कहाँ से निकाला गया है, डाक पत्थर बैराज से निकाला गया है। शक्ति कैनाल पर कौन कौन से पावर प्रोजेक्ट हैं, यानी ढकरानी, कुल्हाल और ढालीपुर। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस दिमाग में याद रखने हैं। इसके अलावा अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि भाई जो हनोल है वो किस नदी के किनारे स्थित है, तो आपका आंसर हो जाएगा टॉस नदी। या आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि महासू देवता का मंदिर कौन सी नदी के किनारे स्थित है, टॉस नदी। या किस नदी को तमसा के नाम से जाना जाता है, तो टॉस नदी को बोला जाता है। टॉस नदी इनका नाम कहाँ से पड़ता है, नेटवार से पड़ता है, जब रुपिन और सुपिन मिल जाती हैं। अगर आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाए कि भाई जो ये सुपिन नदी है ये कौन से ग्लेशियर से निकलती है, तो आंसर आपका हो जाएगा स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर्स। और किसी एग्जाम में एक इस तरह से उसने क्वेश्चन पूछा था कि भाई जो सुपिन नदी है ये कौन से नेशनल पार्क से होकर बहती है, तो एक्चुअली यहाँ पर ये जो पूरा इलाका है ना, ये वाला, ये गोविंद नेशनल पार्क का इलाका है। तो गोविंद नेशनल पार्क से होकर आती है ये सुपिन नदी। और अगर आपसे पूछा जाए कि भाई जो हर की दून जो एक फेमस ट्रैकिंग रूट भी है और एक फेमस वैली भी है, वो किस नदी में स्थित है, या उस वैली से होकर कौन सी नदी गुजरती है, तो आंसर आपका हो जाएगा सुपिन। तो इस तरीके से हमने जो यमुना रिवर सिस्टम है इसे कंप्लीट कर दिया है। कल की क्लास में हम लोग गंगा रिवर सिस्टम को पढ़ेंगे, लेकिन उत्तराखंड के रेस्पेक्ट में। तो मिलते हैं फिर हम कल की क्लास में। आज की इस क्लास को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।